माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नियम 102 के अंतर्गत जो सरकारी संकल्प माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय जी द्वारा लाया गया है, मैं भी स्वयं को उसमें शामिल करती हूँ और अपने विचार इसमें रखना चाहूँगी। आपने महोदय मुझे समय दिया, इसके लिए आपके हार्दिक आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि आरडीजीएस पे जो लंबी चर्चा पिछले कल से जारी है और जिस प्रकार से 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसे ख़त्म किया गया है, उस पर जो विशेष बैठक भी की जा रही है, जो हमारा बजट सेशन आरंभ हुआ इसमें विशेष चर्चा इस पर की जा रही है। सभी हमारे सीनियर माननीय सदस्यगण इसमें अपनी बात रखते आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 की जब हम बात करते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि ऐसे राज्य को जो है केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी जहाँ पे हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है, हमारा जो राजस्व है वो बिल्कुल हमारे जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, रेवेन्यू जनरेशन के जो संसाधन है वो सीमित है। तो ऐसे राज्यों को विशेष ग्रांट दी जाएगी। और आरडीजी का नाम उसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, परंतु जो उसमें अनुदान की बात की गई वो एक तरह से आरडीजी के तौर पे ही इतने लंबे वर्ष से जो है हिमाचल या अन्य राज्यों को दी जा रही है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 280 में हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, 1952 में जब हमारा पहला फाइनेंस कमीशन गठित हुआ तो 1952 से लेकर विभिन्न राज्यों को जो है इसके अंतर्गत राशि दी जा रही है आरडीजी के अंतर्गत। जब हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 1952 के बाद, हालांकि आरडीजी इसका स्पेसिफिक नाम नहीं था, उस समय एनडीसी के एक जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए जो है एक राष्ट्रीय असिस्टेंट के तौर पे, नेशनल असिस्टेंट के तौर पे ये राशि जो है राज्यों को दी जाती थी। जब राज्य हमारा अस्तित्व में आया 1971 में, जब स्टेटहुड हिमाचल को मिला, उसके बाद जो लगातार ये राशि जो है हिमाचल प्रदेश को मिलती आ रही है। यदि हम देखें 1971 से लेकर, और जब हम विशेष राज्य की बात करते हैं, विशेष श्रेणी का जो दर्जा हिमाचल को भी प्राप्त है और इसके अलावा अन्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या 10-11 राज्य अन्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। 1969 में जो 5th फाइनेंस कमीशन आया था, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि कुछ राज्य जिनके संसाधन सीमित है, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, उन राज्यों को जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जिसमें स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर, नागालैंड का ऐसे राज्यों को शामिल किया गया। और 1969 में और 1974 में जब हिमाचल प्रदेश 71 में जब गठित 71 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके उपरांत जो है 1974 में हिमाचल प्रदेश को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ये कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी देन है जो हिमाचल को मिली। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी ग्रांट आती है, उसका रेशो 90 और 10 के रेशो में रहता है, जिसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूट हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है और 90% जो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो आज हम देखते हैं कि जो आरडीजी से प्रभावित जो जितने भी राज्य हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ऐसे ही राज्य हैं जो स्पेशल स्टेटस के राज्य हैं। और उसमें अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो वन ऑफ द अफेक्टेड स्टेट है, नागालैंड के बाद दूसरे नंबर पे, जो 12.7% जो है हमारे बजट पे इसका डायरेक्टली तौर पे जो है प्रभाव पड़ेगा। और जब हम बजट की बात करते हैं, यदि मैं हिमाचल के बजट को 100 रुपये की राशि से उदाहरण प्रस्तुत करूं, तो उसमें हमारा जो 45% जो बजट है सैलरी और पेंशन्स में जाता है, 22% बजट हमारा लोन की इंटरेस्ट चुकाने में जाता है, 9% हम ऑटोनोमस बॉडीज़ को ग्रांट के तौर पे देते हैं, 24% हमारा जो बजट बचता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और अन्य जो वेलफेयर स्कीम्स हम अपने प्रदेश के लोगों को देते हैं उसमें यूज़ की जाती है। अब ये बहुत चिंता का विषय है कि 24% में 12.7%, 12.7% की जब कटौती होगी तो कितना बड़ा प्रभाव जो है उसका हमारे डेवलपमेंट वर्क्स में पड़ेगा। और हमारे विपक्ष के माननीय सभी साथीगण, सभी हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, सभी ये कह रहे हैं कि विधायक निधि मिल नहीं रही है या ऐच्छिक निधि नहीं मिल रही है। तो यही तो इसका एक सबसे बड़ा परिणाम जो हमारे सामने दिख रहा है कि कितना बड़ा संकट जो है आर्थिक, जो एक तरह से क्राइसिस के दौर से हम गुजर रहे हैं कि विधायक निधि तक पे कट लगाना पड़ रहा है। तो ये संकट आगे ना बढ़े, ये संकट जो है बहुत बड़ा संकट है आने वाले समय के लिए। इसी के लिए ये सभा एकत्रित हुई है कि अभी जो हमारा हक है, आरडीजी एक अधिकार है हमारा, जैसे माननीय हमारे मंत्री महोदय गणों ने और सम्मानित सदस्यों ने कहा, ये कोई खैरात नहीं है, हमारा अधिकार है। और 52 से लेकर आज हिमाचल को 1971 के बाद और बाकी राज्यों को 52 से लगातार 2025 तक जो ये ग्रांट, मार्च 2026 तक जो ये ग्रांट मिलनी है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है।
एक्सेप्ट हम 13 फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं जिसमें कुछ कटौती हुई थी, परंतु समय के साथ ये देखा गया कि हमारा जो राजस्व घाटा है वो बढ़ रहा है, इसीलिए जो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो राशि है वो भी बढ़ती गई। परंतु हम 15 फाइनेंस में अब देखते हैं, जब कांग्रेस का कार्यकाल में हम देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 17,000 करोड़ की राशि जो है राज्य सरकार को प्राप्त हुई है, और उसके विपरीत पूर्व सरकार को 54,000 करोड़ की राशि, 55,000 करोड़ की राशि इसके अंतर्गत प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जीएसटी लागू करने से जो हिमाचल को नुकसान हुआ, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, और जैसे यहाँ बात भी की गई कि जीएसटी एक कंज्यूमर बेस्ड जो टैक्स है और इसका फ़ायदा वहाँ ज़्यादा हुआ जहाँ आबादी ज़्यादा है, और हिमाचल की आज़ादी जहाँ से 75 लाख की आबादी है उसका नुकसान हमें जीएसटी का बहुत कम हुआ, और इसका फ़ायदा जो है जहाँ पे कंज्यूमर स्टेट के तौर पे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा तौर पे मिल रहा है। तो ये सारी एक चिंता का विषय है कि सेंटर में जो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे जंगलों को बचाने में, चाहे स्वच्छ पानी के तौर पे हम कई नॉर्दर्न स्टेट के तौर पे जो है उनकी मदद कर रहे हैं, परंतु बदले में हमें क्या मिल रहा है। यदि हम यूनियन बजट को देखें, इस बार जो यूनियन बजट पेश हुआ है 2026-27 का यूनियन बजट पेश हुआ है, इसमें बड़ा हमें अफसोस होता है कि हिमाचल जैसे राज्य का नाम तक जो है जुबान पे नहीं आता है। हिमाचल राज्य को सिर्फ क्या मिला है इस बजट में, माउंटेन ट्रेल्स की बात हुई है, पर उसमें कितना बजट एलोकेशन किया जाएगा इसकी कोई बातचीत नहीं है। रूरल में आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पर इसकी भी कहीं बातचीत नहीं है। बौद्ध सर्किट की बात हुई है, वो हिमाचल के लिए नहीं हुई, बड़ा अफसोसजनक है, क्योंकि बुद्धिस्ट तो हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी रहते हैं, ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं, और जो स्पेशल स्टेटस जो हिमाचल को मिला है इसमें कहीं ना कहीं ट्राइबल का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि क्राइटेरिया में सबसे पहले इसमें कई तरह के कंडीशंस थे, उसमें ये भी कंडीशंस है कि स्पेसिफिक कई जनसंख्या जो हमारे ट्राइबल की है, शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 तो नहीं, शेड्यूल 5 के एरियाज के जो हमारे यहाँ पे लाहौल स्पीति, किन्नौर है, पांगी, भरमौर, ये सभी शेड्यूल 5 में जो एरिया आता है, इस वजह से भी जो स्पेशल स्टेटस जो है हिमाचल को मिला है। परंतु जब हम बजट की बात करते हैं, कोई खास जो है नॉर्दर्न स्टेट के लिए इस बजट में यूनियन बजट के द्वारा कुछ खास इसमें कोई प्रोग्राम प्रस्तावित नहीं है। हाँ, सदर्न स्टेट के तौर पे हम देखते हैं उनको काफ़ी राहत मिली है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 स्टेट की जब हम बात करते हैं जहाँ पे आरडीजी मिलती आ रही है, और उसमें कई ऐसे स्टेट है जो बड़े राज्य है जिनका अपना रेवेन्यू है, जिनको आरडीजी से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 या 2% के तौर पर जो आरडीजी ग्रांट उन्हें मिलती थी। परंतु हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बजट का यदि 12.7% आरडीजी पे निर्भर था तो आने वाले समय में कितना संकट की स्थिति से हम गुजरेंगे। और हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने नेतृत्व में कई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, कई ऐसे बदलाव किए हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं बहुत अभी जूनियर हूं आप सभी से, परंतु बदलाव जो रातों रात नहीं होता। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कई ऐसे कड़े कदम लिए, कड़े फैसले लिए, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी हुआ। और परंतु ये रातों रात नहीं होता है, परंतु कुछ फायदा जैसे 3800 करोड़ से अतिरिक्त जो बढ़ोतरी राजस्व करों में हुई है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के विजन से हुई है, उनकी दूरदर्शिता का ये परिणाम है। परंतु रातों रात बदलाव नहीं आता। 16 फाइनेंस कमीशन, हालांकि सभी हम देखते हैं कि ट्रेजरी बंद रहती है, कई तरह के इश्यूज रहते हैं हमारे ट्रेजरी बंद रहने का या विधायक निधि से कंसर्न, ये सभी इसके परिणाम जो है स्पष्ट तौर पे अपने सामने देख रहे हैं, और लोगों के बीच में हमने जाना है, लोगों को जवाब हमने देना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरडीजी को बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें राजनीति न करते हुए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक प्लेटफॉर्म में आगे आके जो अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा। यदि फिर भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या सड़कों पे उतरना पड़ेगा। परंतु यदि ये ग्रांट बंद हो जाती तो आने वाले समय में हिमाचल के लोगों के साथ जो है हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और हिमाचल के लोगों का कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कौन होता है, इसमें गरीब वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है। जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो किसानों गरीबों के लिए चलाई जाती है, या जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका हमारा रेवेन्यू जनरेशन जो स्टेट के लिए होता है। आज स्टेट हमारा आत्मनिर्भर कैसे बनेगा अगर हमारे पास जो है इतना बड़ा कट लगेगा यदि हमारे बजट में, और कैसे हम अपने लोन को कम कर पाएंगे। विद टाइम हम देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है, और इसकी राशि डे बाय डे बढ़ रही है, कि किस तरीके से हम इसको टैकल कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पे राजनीति न करते हुए सभी को एक मंच पे आते हुए जो है केंद्र सरकार के समक्ष, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के समक्ष, माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के समक्ष अपनी बात रखनी होगी कि आरडीजी को बहाल किया जाए। हालांकि आने वाले समय के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें टेपरिंग होनी थी, परंतु बिल्कुल शून्य कर देना ये बहुत बड़ा कुठाराघात जो है हिमाचल के लोगों के साथ किया गया है। और अपने खर्चे को कैसे कम करना, इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो रेस्ट हाउसेज में आम आदमी से लेकर मुख्यमंत्री तक एक दर्जे में सबको शामिल करना, ये सभी एक कड़े कदम की ओर इशारा करते हैं। परंतु हम मुख्यमंत्री मोदी जी से ये भी निवेदन करते हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है सरकार इसको करने के लिए तैयार भी है, कि जो भी
फिजूल खर्ची है हमारी, चाहे वो एमएलए से जुड़ी, चाहे मंत्री से, या चाहे किसी से भी जुड़ी है, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसके भी सरकार को आगे आना पड़ेगा और वो सरकार जो है इस तरह के कड़े जो फैसले हैं वो ज़रूर लेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आरडीजी हमारा अधिकार है और इससे डायरेक्टली प्रभाव जो है हमारे लोगों को पड़ेगा, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, चाहे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा कट लग रहा है। हम देखते थे कि पहले जनजातीय क्षेत्रों में बजट की कोई कमी नहीं रहती थी, करोड़ों का फंड सरेंडर होता था, या एससीडीपी के बजट की जब हम बात करते हैं, परंतु आज परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट हो गई है। बहुत क्राइसिस से जो है हमें गुजरना पड़ रहा है और किस तरीके से आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ेगी, इसके लिए तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी को एक पटल पे एक होकर अपनी आवाज़ जो है केंद्र सरकार तक पहुंचानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है। सरकार आती और जाती रहती है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो आम जनता को, यहाँ हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए किस तरीके से हम अपने राज्य को आत्मनिर्भर बना पाएंगे यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल के लिए होगा जब हम आरडीजी की बात करते हैं। 2021 जैसे माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सर ने भी कहा, 2021 में जब कोविड का वर्ष था तो आरडीजी ग्रांट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मिली है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम 2 भयानक आपदाओं से गुजरे हैं, 2023 की आपदा हो या 2025 की आपदा हो। तो ये भी तो एक आपदा है, जिसने हजारों करोड़ का नुकसान यहाँ पे किया। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आंकलन केंद्र की टीम ने 2023 की आपदा में किया। 2025 की आपदा का नुकसान भी केंद्र की सरकार की टीम ने आके किया, परंतु बदले में हमें क्या मिला है? अभी तक 1500 करोड़ की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई थी, यह भी अभी तक राशि जो है सरकार को, हमारे हिमाचल सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। और आरडीजी क्यों महत्वपूर्ण है? हम देखते हैं कि बाकी जितने भी ग्रांट हमें केंद्र सरकार से मिलती है वो तय एक टाइड ग्रांट के तहत मिलती है, जिसको आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कीम्स में खर्च करना है, परंतु अनटाइड ग्रांट के तौर पे जो आरडीजी हमें मिलती थी उसका उपयोग जो है सैलरी पेंशन के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे भी किया जाता था। कोविड वर्ष में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट जो है हमारे को आरडीजी ग्रांट मिली है। तो 23 और 25 की आपदा को क्यों नहीं केंद्र सरकार द्वारा आंकलन किया गया? इतनी भयानक आपदा आने के बावजूद जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कहीं भी स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट जो है आपदा प्रभावित राज्यों के लिए नहीं किया गया, जो बिल्कुल एक भेदभाव को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि कोई भी इस तरह की घोषणा है, ये मैं सभी सरकारों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हम चाहे फ्रीवीज की बात करते हैं या अन्य घोषणाओं की बात करते हैं, वो चुनाव के दृष्टिकोण से करते हैं। इससे हमें बाहर निकलना होगा। आने वाले भविष्य को हम क्या देके जा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है हमसे क्या लेके जा रही है, इस पे हमें आज से ही सोचना, विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। हम फ्रीवीज की घोषणाएं करते हैं बेशक, परंतु मुझे लगता है कि उसको भी सीमित करना होगा। जिस इंसान को जरूरत है, जिस गरीब को जरूरत है, गांव के एक अंतिम व्यक्ति को, जो महात्मा गांधी जी कहते थे यदि उसकी जरूरत है तो उसे करना चाहिए। सबके लिए मुझे लगता है सबको एक तराजू में तोलने की जो है वो, उससे हमें बचना चाहिए। केंद्र सरकार भी सभी राज्यों को एक ही तराजू में तोलने का प्रयास करती है, जबकि हमारे राज्य जहां समुद्र भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, हर तरह के राज्य, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भारत देश की। जब हम बात करते हैं, चाहे ज्योग्राफिकली बात की जाए, चाहे भाषा, ये हर चीज़ के लिहाज से, ट्राइबल भी है हमारे पास, हर जगह शेड्यूल एरियाज है, तो सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वैसे जब हम हिमाचल की बात करते हैं, 12 जिलों को भी सब हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। ट्राइबल जिलों की जो चैलेंजेस है वो बिल्कुल अलग प्रकार की चैलेंजेस है। इतना भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, -25 -30 तक आजकल टेम्परेचर जाता है। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में जो है लोग सर्वाइव करते हैं। तो जब हम केंद्र सरकार से इस तरह की दुहाई देते हैं तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के लेवल पे भी हमें सभी राज्यों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि हर जिला की अपने अपने चैलेंजेस है, हर जिला की अपनी परेशानियां हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। परंतु हम धन्यवाद करते हैं सरकार ने ऐसे कड़े कदम उठाए हैं कि ट्राइबल जनजातीय जिलों में भी आज हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जहाँ एक डॉक्टर नहीं होता वहाँ 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है आज मेरे केलोंग अस्पताल में, काजा में जहाँ मेरे पास आज एक सर्जन है, जहाँ कुछ भी नहीं होता था पहले। तो ये सब एक बदलाव की किरण है और आज आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रयास से और बेहतर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। हमेशा से कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद जनजातीय जिलों के साथ रहा है, परंतु हम देखते हैं कि इस तरह के क्राइसिस में जब हाथ पूरी तरह से जकड़ लिए जाएं, पूरी कमर जो है तोड़ने की कोशिश की जाए, तो सरकार इसमें क्या करेगी? फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है, हमारे यूनिटी, जो हम इंडिया स्टेट की बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है, जब हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सभी राज्यों से मिलकर हमारा देश बनता है। राज्य मजबूत होंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे, तभी हम विकसित भारत की जो
जो बात करते हैं तभी कर पाएंगे जब हमारे राज्य मजबूत बनेंगे। और सभी राज्यों को एक तराजू में तोलना कहीं ना, मैं बारंबार ये कह रही हूँ कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए जो भी हमारे सुझाव हैं, चाहे बेशक हमारा छोटा स्टेट है, हम देखते हैं कि हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम है, सिर्फ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शायद ये भी एक कारण है कि हिमाचल को हमेशा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। जहां ज्यादा एमपीज हैं, 200-400 एमपीज हैं, वहां पे ज्यादा तरजीह दी जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक भेदभाव है और इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और आज यदि हमें आवाज नहीं उठा पाते तो इसके गंभीर परिणाम जो है भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन रहेगा इस माननीय सदन से, माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा सभी सम्मानित जनों से कि इसमें जो है हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना पड़ेगा, दिल्ली तक कूच करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी शायद हम हिमाचल को अपना जो हक है वो बरकरार रख पाएंगे।